मूवी का स्टार्ट दो साइंटिस्ट को दिखाते हुए होता है जो कि एक अंडरग्राउंड जगह पर थे। वो लोग एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे जो कि उनका एक प्रोजेक्ट था। इस मिशन को उनके अलावा और कोई भी नहीं जानता था। ये सीक्रेट मिशन दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में किया जा रहा था, लेकिन हर जगह ये मिशन फेल ही रहा और अब ये सीक्रेट मिशन जापान और अमेरिका में परफॉर्म किया जा रहा था। इसके बाद हमें 5 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, जिनमें एक लड़की का नाम होता है डैना और लड़के का नाम होता है मार्टी। बाकी उनके फ्रेंड्स होते हैं। ये लोग एक जगह पर जा रहे थे उसे एक्सप्लोर करने के लिए और उस जगह का नाम था वुड एरिया। वो लोग वहाँ पर एक कैबिन में रहने जा रहे थे जो कि उनके फ्रेंड ने रिसेंटली ही परचेज किया था। जैसे ही ये लोग अपने घर से निकल रहे होते हैं, सामने से बिल्डिंग के टेरेस पर एक आदमी इन पर नजर रखे हुआ था। वो आदमी किसी को कॉल पर बता रहा होता है कि वो लोग टाइमली यहाँ से निकल चुके हैं। रास्ते में वो फ्रेंड्स एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। पेट्रोल पंप का ऑनर काफी अजीब नेचर का था, जो ना तो उन्हें पेट्रोल देता है और उल्टा उनसे मिसबिहेव करता है। फिर वो फ्रेंड्स उससे वुड एरिया का एड्रेस लेने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वुड एरिया तक जाने और आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसके रास्ते में एक टनल भी आती थी। जब वो लोग टनल से गुजर रहे होते हैं तब वहाँ पर एक चील उड़ रही होती है, जो कि अचानक से किसी इनविजिबल एनर्जी वॉल से टकराने की वजह से मर जाती है। ये बात काफी अजीब है कि वहाँ पर एनर्जी वॉल किसने बनाई होगी। इसके बाद वो फ्रेंड्स कैबिन तक पहुँच जाते हैं। डैना के मेल फ्रेंड को एक रूम में एक अजीब सी पेंटिंग दिखाई देती है। दिखने में वो पेंटिंग काफी क्रीपी लग रही थी। डैना का वो मेल फ्रेंड पेंटिंग को हटाकर साइड पर रख देता है। फिर वो दिखता है कि जहाँ पर पेंटिंग लगी हुई थी वहाँ पर एक मिरर भी था, जिसकी दूसरी साइड पर उसकी फ्रेंड डैना खड़ी हुई थी। डैना उसे तो नजर आ रही थी, लेकिन वो डैना को नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद वो जाता है डैना के पास और उसे सारी बात बता देता है, जिसकी वजह से वो दोनों अपना रूम चेंज कर लेते हैं। डैना उस पेंटिंग को एक बार फिर से मिरर के आगे लगा देती है। अब क्योंकि वो पेंटिंग काफी डरावनी थी, तो डैना एक कपड़े की मदद से उस पेंटिंग को कवर कर देती है। फिर हम देखते हैं कि कैबिन को वही दोनों साइंटिस्ट लाइव सीसीटीवी फुटेज के थ्रू देख रहे हैं और ये वही साइंटिस्ट थे जो उस सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। और ये लोग सिर्फ कैबिन को ही नहीं बल्कि पूरे वुड एरिया को देख पा रहे थे कैमरास के थ्रू, यानी उस पूरे एरिया में कैमरास लगाए गए थे। इसके अलावा पूरे वुड एरिया को उन्होंने टेक्निकली कंट्रोल भी किया हुआ था। तभी वहाँ पर किसी की कॉल आती है और वो कॉल होती है उसी क्रीपी पेट्रोल पंप ऑनर की। वो कह रहा होता है कि मैंने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया है, मैंने उन फ्रेंड्स को बगैर पेट्रोल दिए ही कैबिन की तरफ भेज दिया है और अब वो अपनी मौत के बहुत करीब आ चुके हैं। सारे साइंटिस्ट आपस में बेट लगाने लगते हैं कि उन 5 फ्रेंड्स को आखिर कौन सा मॉन्स्टर या फिर एनिमल मारेगा। फिर हमें वही 5 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से बेसमेंट का डोर अपने आप से ही ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग डर जाते हैं और काफी हैरान भी थे कि आखिर उस बेसमेंट में क्या हो सकता है। और तब इसी वजह से वो चेक करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं और वो बेसमेंट में पड़ी हुई चीजों को देख रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में मार्टी अपने बाकी फ्रेंड्स को बार बार इंसिस्ट कर रहा था बेसमेंट से बाहर चलने के लिए, लेकिन मार्टी के फ्रेंड्स उसकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। फिर बेसमेंट में हमें काफी अजीब किस्म की चीजें देखने को मिलती हैं और वहाँ पर काफी अट्रैक्टिव चीजें भी थी। वो फ्रेंड्स उन चीजों को देखकर हैरान भी हो रहे थे और उन्हें वो चीजें अच्छी भी लग रही थी। वहीं पर डैना को एक पुरानी डायरी मिल जाती है और वो डायरी होती है एक छोटी बच्ची एना की। एना ने उस डायरी में उनके साथ किए गए टॉर्चर्स का जिक्र किया था। एना ने लिखा होता है कि मेरे फादर ने मुझे और मेरी मदर को काफी टॉर्चर किया, जिसमें एना का एक हाथ कट गया और उसकी मदर मारी गई। उस डायरी में ये भी लिखा था कि अगर कोई इस डायरी में लिखी गई स्पेल्स को पढ़ेगा तो एना की फैमिली जिंदा हो जाएगी और वो डायरी पढ़ने वाले को भी मार डालेंगे और सब लोगों को मार डालेंगे। ये सुनकर मार्टी काफी डर जाता है और वो सबको वार्न करता है कि इस डायरी को नहीं पढ़ना, लेकिन डैना और उसके बाकी फ्रेंड्स इन बातों को फजूल समझ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों होगा और हो भी कैसे सकता है, और इसीलिए वो लोग उस डायरी में लिखे गए स्पेल्स को पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से कैबिन से कुछ दूर एक जंगल में एना की फैमिली जिंदा हो जाती है। वो लोग अपनी कब्रों से निकलकर बाहर आ रहे होते हैं और अब वो ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे। बेस कैंप में जिन लोगों ने ज़ॉम्बीज पर बेट लगाई थी, यानी उन फ्रेंड्स को ज़ॉम्बीज मारेंगे, तो उस टीम को विनर अनाउंस कर दिया जाता है और व्हाइट बोर्ड पर उस टीम का नाम लिख दिया जाता है, जो कि वो साइंटिस्ट लिखता है। वहीं व्हाइट बोर्ड पर हम और एनिमल्स और मॉन्स्टर्स के नाम भी देख पाते हैं। फिर हमें जापान में होने वाले प्रोजेक्ट की फुटेज दिखाई जाती है, जहाँ पर स्कूल के बच्चों को एक डीमन सोल डरा रही होती है। डैना के 2 फ्रेंड जंगल में आउटिंग के लिए जाते हैं और दोनों साइंटिस्ट उन पर नजर रख रहे थे। जंगल में एक ज़ॉम्बी डैना की फीमेल फ्रेंड
फ्रेंड पर अटैक कर देता है। तब डेना का मेल फ्रेंड अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस मेल फ्रेंड को इंजर्ड कर देता है। फिर वो ज़ॉम्बी काफी बुरे तरीके से उस फीमेल फ्रेंड को मार डालता है। जैसे ही वो लड़की मरती है, एक साइंटिस्ट एक लीवर खींच देता है, जिससे डेना की फीमेल फ्रेंड का ब्लड एक ऐसी सीक्रेट जगह पर आ जाता है जहाँ पर बॉडी की आउटलाइंस थी। डेना की फ्रेंड का खून बॉडी की आउटलाइन को फिल कर देता है। फिर डेना का मेल फ्रेंड जो कि इंजर्ड था वापिस से कैबिन में आ जाता है। वो अपने फ्रेंड्स को सारी बात बता देता है जो जंगल में उनके साथ हुआ। वो सबको कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, वरना वो ज़ॉम्बीज़ हमें भी मार डालेंगे। लेकिन तभी अचानक से कोई उनका डोर नॉक करता है। कोई भी डोर ओपन करना नहीं चाहता था, लेकिन डेना डोर ओपन कर देती है और सामने कोई और नहीं था बल्कि ज़ॉम्बी था, जिसने उनकी फीमेल फ्रेंड को मारा था। और उस फीमेल फ्रेंड का सर उस ज़ॉम्बी के हाथ में ही होता है। उस वक्त वो ज़ॉम्बी उनकी फ्रेंड का कटा हुआ सर डेना के हाथ में फेंक देता है। तब बाकी के फ्रेंड्स फिर से डोर को बंद कर देते हैं। डेना का फ्रेंड कहता है कि जिंदा रहने के लिए हमें सारे डोर्स और विंडोज बंद कर देने हैं और सब लोग सेपरेट होने की बजाय एक ही जगह पर रुकेंगे। दोनों साइंटिस्ट उनका ये आइडिया सुनकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ये बात सोचने पर मजबूर हो गए थे कि कहीं वो इस आइडिया से सरवाइव ना कर ले। इसीलिए वो एक बटन प्रेस करके वहाँ पर एक केमिकल गैस छोड़ देते हैं, जिससे डेना के फ्रेंड का मूड चेंज हो जाता है। फिर वो सबको सेपरेट होने के लिए कहता है। सब लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और उनके जाते ही उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। मार्टी को अपने रूम में कैमरा और वायर्स दिखाई देती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि कैमरास के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है। और तो और पूरे कैबिन को टेक्निकली कंट्रोल भी किया जा रहा है। अभी मार्टी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी एक ज़ॉम्बी विंडो से उस पर अटैक कर देता है। वो ज़ॉम्बी मार्टी को रूम से बाहर खींचकर अपने साथ ले जाता है। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मार्टी मर चुका हो और एक बार फिर खून से बॉडी की आउटलाइंस फिल अप होती हैं। और उन फ्रेंड्स में अब सिर्फ 3 लोग रह गए थे, जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी वैन में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें जापान वाला प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर बच्चों ने एक रिचुअल करके उस डीमन सोल को एक मेंढक में तब्दील कर दिया था, जिससे ये बात तो क्लियर हो गई थी कि जापान वाला प्रोजेक्ट भी अब फेल हो चुका है और अब वन एंड ओनली प्रोजेक्ट अमेरिका वाला प्रोजेक्ट रह गया था, जो कि उन फ्रेंड्स पर किया जा रहा था, क्योंकि दुनिया में बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स किए जा रहे थे वो सब के सब फेल हो गए थे। डेना और उसके फ्रेंड्स अपनी जान बचाने के लिए टनल के रास्ते बाहर जा रहे होते हैं। वो सोच रहे थे कि वो इजीली यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उनकी सोच गलत थी, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं थे बल्कि वो बेस कैंप के कंट्रोल में थे। इसीलिए बेस कैंप के लोग वहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा टनल टूट जाता है और उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब क्योंकि आने और जाने का एक ही रास्ता था, इसीलिए वो टनल को क्रॉस नहीं कर सकते थे। तब डेना के फ्रेंड को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं अपनी बाइक के जरिए टनल के करीब की एक खाई पर जंप करूंगा और दूसरी साइड पर जाकर अपने फ्रेंड्स के लिए पुलिस की मदद लेकर आऊंगा। लेकिन जैसे ही वो जंप करता है, वो इनविजिबल एनर्जी वॉल से टकरा जाने की वजह से खाई में गिर जाता है और मर जाता है। अब सिर्फ डेना और उसका एक मेल फ्रेंड ही जिंदा बचे थे, इसीलिए वो वैन में बैठकर किसी दूसरे रास्ते को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उस वैन में एक ज़ॉम्बी भी बैठा हुआ था, जो डेना के फ्रेंड के गले में एक रॉड आर पार कर देता है और वो मर जाता है, जिससे वैन का बैलेंस खराब हो जाता है और जाकर वो पूल में गिर जाती है, जहाँ पर डेना किसी तरह उस ज़ॉम्बी से बचते हुए पानी से बाहर आ जाती है। और तभी वहाँ पर डेना का फ्रेंड मार्टी भी आ जाता है। इसका मतलब ये था कि मार्टी जिंदा था, लेकिन बेस कैंप के लोग ये बात नहीं जानते थे कि मार्टी अभी जिंदा है। वो तो यही समझ रहे थे कि वो मर चुका है और वो ये सोच रहे थे कि अब सिर्फ डेना अकेली रह गई है, उसे भी कोई ना कोई मॉन्स्टर मार ही डालेगा। मार्टी डेना को उस ज़ॉम्बी से बचाकर एक जगह पर लेकर जाता है और ये वही जगह थी जहाँ पर वो ज़ॉम्बी मार्टी को भी लेकर आया था। मार्टी डेना को बता रहा होता है कि मैंने तो ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है। फिर वो डेना को ये बात भी बता देता है कि हम लोगों पर कैमरास के थ्रू नजर भी रखी हुई थी और इस पूरे एरिया को टेक्निकली कंट्रोल भी किया हुआ है। उन लोगों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो लिफ्ट में आ जाते हैं और वो लिफ्ट के जरिए नीचे एक अंडरग्राउंड जगह में आ जाते हैं, जहाँ पर ये बेस कैंप लोकेट था। रास्ते में इन्हें बहुत सारे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं। फिर साइंटिस्ट को ये बात पता चल जाती है कि 2 लोग अभी भी जिंदा हैं और वो लोग हमारे बेस कैंप में आ गए हैं। इसीलिए सीनियर साइंटिस्ट उन दोनों को मारने के लिए अपने एक सिक्योरिटी ऑफिसर को भेजता है, लेकिन टीम वर्क से वो दोनों उस सिक्योरिटी ऑफिसर को मार डालते हैं। इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर वो एक अनाउंसमेंट सुनते हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए तुम्हें खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जाकर एक रूम में छुप जाते हैं। जिस रूम में वो छुपे हुए थे वो बेस कैंप का कंट्रोल रूम था, जहाँ से उन सारे लिफ्ट्स को कंट्रोल किया जाता था, जिनमें एनिमल्स थे, मॉन्स्टर्स थे। डेना और मार्टी को पकड़ने के लिए बेस कैंप की पूरी मिलिट्री वहाँ
पर आ जाती है। तब उनसे बचने के लिए डैना एक रेड बटन प्रेस कर देती है और जो अब वहाँ पर होने वाला था किसी ने उसका अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। बटन की प्रेस करते ही सारे लिफ्ट्स के डोर ओपन हो जाते हैं और तब वहाँ से खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर्स एनिमल्स निकल कर बाहर आते हैं और वो सब लोगों को बुरी तरह से मारकर खाने लगते हैं। दोनों साइंटिस्ट के रूम में भी ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स घुस जाते हैं और एक साइंटिस्ट को मार डालते हैं, जबकि सीनियर साइंटिस्ट किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर डैना और मार्टी भी आ जाते हैं और वो उस साइंटिस्ट को नाइफ से स्टैब करके मार डालते हैं। फिर वो बेसमेंट में और नीचे चले जाते हैं और वो उस सीक्रेट जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बॉडी की आउटलाइंस थी। वो वहाँ पर 5 लोगों की बॉडी की आउटलाइंस देखते हैं जो कि इन्हीं फ्रेंड्स की थी। उनमें 4 लोगों की बॉडी की आउटलाइंस तो फिल थी। तभी वहाँ पर बेस कैंप की डायरेक्टर आ जाती है। वो डैना और मार्टी को बताती है कि ये सब करने के पीछे हमारा एक मिशन है। असल में ये सब कुछ हम इंसानों को बचाने के लिए कर रहे हैं। वो बताती है कि इविल गॉड यानी बुराई के गॉड जो कि जमीन में काफी नीचे रहते हैं और इविल गॉड को हर साल 5 लोगों का खून चाहिए होता है दुनिया की हर कंट्री से। इसीलिए पूरी दुनिया में ये प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि 5 लोगों का खून इविल गॉड को दे दिया जाए, यानी गॉड को उन लोगों की सेक्रीफाइसेस मिल जाएं। लेकिन अगर इविल गॉड को 5 लोगों की जान ना मिली तो वो जमीन पर आकर पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। बेस कैंप की डायरेक्टर उन्हें कहती है कि अब इस प्रोजेक्ट को तुम दोनों ही सक्सेसफुल बना सकते हो खुद को सेक्रीफाइस करके, और ये सेक्रीफाइस तुम्हें सनराइज होने से पहले देना होगा। और ऐसा करने के लिए वो डायरेक्टर डैना को उकसाती है जिसका असर डैना पर हो भी जाता है और वो अपनी फ्रेंड मार्टी को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक वुल्फ आकर डैना पर अटैक कर देता है। तब मार्टी वो गन लेकर वुल्फ को शूट करने लगता है तो वुल्फ डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर कैंप की डायरेक्टर और मार्टी के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है कि तभी वहाँ पर डायरी वाली वो छोटी बच्ची एना आ जाती है और वो एक कुल्हाड़ी से उस डायरेक्टर पर अटैक करके उसे मार डालती है। तब मार्टी एना और उस डायरेक्टर को धक्का देकर एक जगह पर फेंक देता है, उस जगह पर जहाँ पर वो इविल गॉड रहता था। डैना और मार्टी समझ रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, इसीलिए वो रिलैक्स होकर बैठे होते हैं। वो दोनों स्मोकिंग कर रहे होते हैं और डैना मार्टी से माफी मांगती है कि उसने उस पर गन पॉइंट किया था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है क्योंकि उन्होंने तो अपनी सेक्रीफाइसेस दी ही नहीं थी। और तभी वहाँ पर जमीन कांपने लगती है और उस कैंप में से एक काफी बड़ा हाथ बाहर निकल कर आता है और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि इविल गॉड का था, जिससे अब सब के सब इविल गॉड बाहर आ जाएंगे और ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे। और बस इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।